चलिए भाई 10 के दमदार ट्रेड में आप सबका स्वागत है। गुरुवार का दिन आज है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बढ़िया गैप अप और मोटा मोटी पिछले 45 मिनट से हम उस गैप को लार्जली डिफेंड करते हुए नजर आ, ये अच्छी बात। गैप क्यों मिला, ये 150 पॉइंट ऊपर क्यों निफ्टी नजर आ रहा है आज सुबह सुबह? क्योंकि हमारे लिए जो ओवरनाइट क्यूज थे वो कंड्यूसिव थे, वो सपोर्टिव थे। यूएस में जो कल इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी, यानी कि इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्ट कर रही थी स्ट्रीट। तो उससे यूएस के मार्केट्स में उछाल, यूएस के फ्यूचर्स उसके ऊपर और तेजी दिखा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि हमारे अभी एक बढ़िया गैप अप बना एक्सपायरी के दिन। पर इस गैप में अच्छी बात यह है कि सारी लार्जली जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स हैं, आईटी और बैंक्स, दोनों सपोर्टिव। और बैंक्स में तो फ्रेश थ्रस्ट इस समय जनरेट होता हुआ 1.25% 1.5% ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 550 अंकों की मजबूती के साथ। ये देखिए, और आईटी ने तो खैर आज खुलते ही चौके चक्के लगाए थे, क्योंकि कल यूएस में आउट परफॉर्मेंस नैस्डैक ने लीड करा। नैस्डैक ने इसलिए लीड करा क्योंकि इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना मतलब फेड की हॉकिशनेस, होप्स की फेड की हॉकिशनेस थोड़ी रिड्यूस होगी, इसलिए आईटी पहले से तूल पकड़ा। और अब बैंक्स जो है, और बैंक्स में भी सरकारी बैंक, जरा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइएगा, वो इस समय लाइमलाइट हॉक करता हुआ नजर आएगा आपको। इस समय जब निफ्टी बैंक आपको 1.25% ऊपर नजर आ रहा है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करती हुई। और सारे पीएसयू बैंक्स, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सब में ये 1.5 से लेकर 7%। और हाईलाइट है इस समय इंडियन बैंक, जिसकी तेजी गजब की मूव कर रहा है। इस समय 7% ऊपर, खुलने के बाद सारी तेजी स्क्रीन पर प्ले आउट हो रही है। इंडियन बैंक लेकर आइए, बहुत अच्छा मूव बन रहा है अब पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आज। ये देखिए इंडियन बैंक वीरो, 45 मिनट का सेशन जो कल्मिनेट हुआ एक्सपायरी का दिन, मोटा मोटी हमने वो 700 के लेवल से शुरुआत करी, उसी के बीच में हमने उसी के इर्द गिर्द घूमे और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास इंटैक्ट हैं 45 मिनट्स डाउन द लाइन। क्या कह रहा है भैया एक्सपायरी सेशन के लिए? देखिए आशीष, शार्पनेस जो नजर आ रही है वो है बैंक निफ्टी में, और जिस दिन पीएसयू बैंक्स भी डिलीवर करें, आई थिंक उस दिन बैंक निफ्टी को ही चेज करना ज्यादा, अगर आप देखें, सुरक्षित होता है, मीनिंगफुल होता है और एडवाइजेबल होता है। मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है आशीष कि 39,000 और 39,070 के जोन को आप स्ट्राइक करें निफ्टी बैंक में। और निफ्टी के लिए फ्रेश ट्रेड के लिए आशीष आपको 17,710 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर कुछ देर के लिए सस्टेन करना पड़ेगा। 10-20 पे जब मैं जाऊंगा, जाते जाते आपको कुछ ऑप्शंस के स्टेयर्स दिखा जाऊंगा कि आज के इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है। दरअसल क्या होगा ना आशीष, अगर आप 690 पे ही रहेंगे तो आप आज के कॉल राइटर को 700 की कॉल को राइट करने का मौका देंगे, और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वो ग्रिप लेता जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि नेक्स्ट ट्रेड की पॉसिबिलिटी, और जैसे कहते हैं एक्सपायरी या हिट स्विंग, वो तभी बनेगा जब आप 720 के ऊपर कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे, तब एक ट्रेड पॉसिबिलिटी बनती है 50, 60, 70 पॉइंट के स्विंग के लिए टुवर्ड्स 17,760, 17,770। फॉर द टाइमिंग इट लुक्स बैंक निफ्टी सारा का सारा माइलेज लिए हुए बैठा है। और आशीष भैती जी से आज वो एक प्रश्न किया था ना, आखिरी सोमवार निकल गया, शुक्रवार अब पेंडिंग है। लुक एट मैकडी, जरा स्क्रीन पे देखिएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स को। उनकी कॉल मेरे ख्याल से 800 रुपये की 15 रुपये पे गई थी। डायरेक्टर साहब जरा प्रीमियम चेक करा दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे 1.5% ऊपर 790 आशीष। और क्या मूव बन रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज थर्सडे के दिन। चलिए स्क्रीन खोलिए, दिखाइए कौन कौन जुड़ चुका है। इनक्रेड इक्विटी से गौरव बिस्वा, निर्मल बंग के, विकास सालुंके आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। भाई विकास, क्या मन बन रहा है निर्मल बंग में? इस गैप अप के बाद आप लोगों ने कोई ट्रेड लिया निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमारा जो व्यू था, जुलाई सीरीज से हमारा व्यू पॉजिटिव हो चुका था, और ऊपर में हमारा जो अपर साइड टारगेट जो निफ्टी में हम लोग लेके चल रहे थे 15,540 के बाद 15,700 से 800, ये ऊपर की एक नई रेंज जो हमने
मेंशन की थी लास्ट दिन भी, तो मुझे लगता है कि एक अपर रेंज में यहाँ पे मार्केट आया है। अगर आप चार्ट देखोगे, डेली चार्ट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वो आ रहा है 17,800 के आसपास का। तो मुझे लगता है वहां तक मार्केट में जो मोमेंटम है वो कैरी होते हैं देखने मिल सकता है। हमने कल भी बहुत सारे स्टॉक बाय किए थे। आज मोस्टली मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक में जो मोमेंटम है, जो बैंक निफ्टी में हालांकि हमने देखा है कि बहुत पॉजिटिव साइड है, तो वहां पे हमारे कॉल ऑन है, वहां पे मुझे लगता है पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। बट मुझे लगता है आज के दिन में अगर कोई देखो तो बहुत सारे स्टॉक जो है स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स में गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है ऊपर की रेंज में, क्योंकि अपर रेंज में अभी इंडेक्स आते हुए देखने मिला है। दोनों भी इंडेक्स की बात करो तो 38,900 और 39,000 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 37,700 से 17,700 टू 17,800 ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी आज के दिन के लिए। और जो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है जो मोमेंटम कैरी होगा वो आज देखने मिल सकता है, जिसमें मुझे लगता है लार्ज कैप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है कि वहां पे थोड़ा बहुत मोमेंटम कैरी होते देखने मिलेगा। टॉप ट्रेड्स टॉप ट्रेड्स मुझे लगता है कि पहला टाइटन में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज मोमेंटम कर रहा था, तो 2470 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 2570 का टारगेट यहाँ पे टाइटन में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 2430 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा, मुझे लगता है कि टाटा कॉम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 1090 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1160 का टारगेट टाटा कॉम में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 1060 का स्टॉप लॉस यहाँ पे टाटा कॉम में लेके जा सकते हैं। दोनों भी बाय साइड रहेंगे, 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाय करके जाना चाहिए। ओके, टाटा कम्युनिकेशन स्पेशली अगर आप देखें बेस से बाहर निकल रहा था स्टॉक, इस पर नजर रखिएगा। 2 ट्रेड्स आपके हो गए। गौरव बिसा जीबी कार्यक्रम में मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरव, आप इस सेशन को इतने अच्छे गैप अप के बाद अब कैसे चेस करेंगे, और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? 2 ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू जी। यहाँ पे अगर आप देखें, जब भी गैप होता है, चाहे गैप अप कहा जाए, गैप डाउन कहा जाए, तो पहला जो 1 घंटा है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको भी आइडिया होगा जब कहते हैं कि ORP स्ट्रेटजी कहते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो अगर जो 10:30 बजे कैंडल बनेगा, काफ़ी सारे चार्ट्स में 10:30 को आवली कैंडल बनता है, तो वहाँ पे अगर उसका हाई हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो जो आगे के 2-3 घंटे हैं वो ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही रहेगा। मे बी विल मेक अ न्यू हाई, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो एक रेंज बाउंड, जैसे अभी सहयोगी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे रेंज बाउंड एक मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है, तो वो शायद हमारा कंसोलिडेशन में चला जाए निफ्टी एक्सपायरी टुवर्ड्स एक्सपायरी के लिए। तो मेरे लिए जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो है 10:30 बजे तक जो हाई बना है, उसके बाद में पहले हाई तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। रही बात स्टॉक्स की, तो सिलेक्टिव रहूंगा। यहाँ पे काफी एक अच्छी अपसाइड आ चुकी है, तो जहाँ पे थोड़े से रिवर्सल्स दिख रहे हैं, छोटे स्टॉपर्स के साथ में प्ले किए जाए। पहला नाम अगर आप देखेंगे तो एपी कैपिटल का हो। यहाँ पे निचले स्तरों से काफी अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली है, और आवली चार्ट से भी एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। तो 104 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 113 तक के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं एबी कैपिटल के अंदर। दूसरा जो है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉल हमको देखने मिली थी, और एक फेल्ड ब्रेक देके स्टॉक जो है वो नीचे आया था। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और आवली चार्ट्स पे अगर आप वाइकनिशी चार्ट्स पे अगर देखते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे 1345 के स्टॉक से आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है वो 1455 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास 4 ट्रेड्स हो गए, और गोदरेज प्रॉपर्टीज कुछ देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। बहुत शानदार मूव देता हुआ डे हाई पर, एंड इट्स नाउ क्रॉसिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। चलिए विषय को बदलते हैं, और आज से लगभग महीना सवा महीना पहले अब जो शख्स आपकी स्क्रीन पर होंगे उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे, और कन्विक्शन था, और बहुत स्ट्रॉन्ग बैक कन्विक्शन था उन्हीं का। और आज उनसे फिर बात करेंगे। श्री आशीष सोमैया, CEO वाइट ओक कैपिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मुझे याद है लास्ट जब इंटरेक्शन हो रहा था आपसे, तो आशीष ने आपसे प्रश्न किया था कि कितना कैश डाल रहे हैं। आपने कहा सब कुछ डलाया है, कुछ नहीं छोड़ा है। अब वो देखिए, वो कन्विक्शन काम कर रहा है। वो लोअर रेंज में आप लोगों ने काफ़ी माल ऐड भी किया था, काफ़ी एक्यूमुलेशन किया भी था। अब पॉइंट ये है, हम सब ये बात कर रहे थे कि जनाब इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी है, वो प्रेशर कूल ऑफ हो गया, और उस कड़ी में जो एक और नंबर का इंतजार था कि यूएस में इन्फ्लेशन फिगर्स क्या आएगी, इट्स नाउ 8.5 वर्सेस 8.7 जो एक्सपेक्टेशन थी। क्या एक मोमेंटम आज मैच्योर हो गया, या फिर ये मोमेंटम
और आगे बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? वीरेंद्र जी, एक्चुअली हमेशा ही मतलब फ्रैंकली ज्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, प्रेडिक्ट करना हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मुझे ऐसा लगता था कि काफी सारे लोग हैं जो इंडिया में बैठे हैं, वो यूएस की महंगाई को अपनी महंगाई और यूएस के प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम्स समझ के बहुत ही पेसिमिस्टिक हो रहे थे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट्स जो है वर्ल्ड ओवर, स्टॉक मार्केट एक स्टॉक मार्केट है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो है वो अलग अलग लेवल का कोरिलेशन है। आर्थिक व्यवस्था कोई एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है। तो सारी चीजें जो यूएस में होती हैं वो हमारे ऊपर उसका खराब असर पड़े ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आपका सवाल पिछले डेटा को लेकर के है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो डेटा, जैसे एक लंबे टाइम सीरीज में पहले इन्फ्लेशन की कुछ रीडिंग आई, फिर कुछ रीडिंग आई, तो उसको एक तरफा अज्यूम करके नहीं चले तो अच्छा रहेगा। और अभी क्या है कि यूएस की आर्थिक व्यवस्था है, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वहां पे एक तरीके से मैं बोलूंगा ट्रांजिशन चल रहा है। बहुत भारी तेजी की वजह से भारी महंगाई, सप्लाई चेन के इश्यूज, ये सारी चीजों की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई। अब महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो एक बार इन्फ्लेशन का रीडिंग लोअर देन एक्सपेक्टेड आया, तो उससे अगर हम बहुत खुश हो जाएंगे और अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये मोमेंटम इसी तरीके से बरकरार रहेगा, तब तो रिस्क बनेगा एक्चुअली। ऐसा हमको नहीं अज्यूम करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा जो अर्निंग सीजन खत्म हुआ है, वो तो थोड़े प्लसेस माइनसेस हैं, बट कुल मिलाकर के कोई बहुत खराब नहीं हुआ है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी। देखिए, ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि अब न्यू हाइस बनाते चले जाएंगे। फिर कुछ न्यूज आएगी, फिर कोई करेक्शन आएगा। तो मैं ये शॉर्ट पॉइंट ये है कि अभी जो भी हुआ है उसको मैं ज्यादा लंबा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा। और अगले 3-6 महीने जब तक ये यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब जो ट्रांजिशन चलता है, जब तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की एक्शंस के ऊपर निगाहें रहती हैं, तब तक 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे इस तरीके का चलता रहेगा। आशीष सर, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो कंग्रेचुलेशन आप लोग के म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरने के लिए। थैंक यू ये सर। वो तो ऑनगोइंग है मेरे ख्याल से। क्या है, एक वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? जी नहीं, आशीष जी, बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। सारे जो हमारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, निवेशक हैं, तो जब पहला फंड रेज हुआ तो उसमें 550 करोड़ आए। और अभी मतलब खास बात यह है कि करीब करीब 26,000 इन्वेस्टर इंडिया भर के 350-360 सिटीज और टाउन्स से पैसा आया। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और हमको तो एक्चुअली एक बेसिक एयूएम वाली ज्यादा बात नहीं है, हमको एक बेसिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आगे जाकर के मिड कैप फंड भी करेंगे, टैक्स सेवर फंड भी करेंगे। तो एक लगातार कोशिश करेंगे कि एक बेसिक प्रोडक्ट रेंज आ जाए और साथ ही साथ पूरे इंडिया में प्रेजेंस और कवरेज बढ़ती रहे। तो ये जो पैसा आ रहा है इसे डिप्लॉय करना शुरू कर देगा आशीष जी? अब बड़ा सवाल, अब आप लोग के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा, ये इतना सारा पैसा जो आ रहा है और अब इन लेवल्स के आसपास फ्रेश डिप्लॉयमेंट क्या सोचा है सर? कहां डालना है? कौन सी पॉकेट अच्छी लग रही है? ये फ्रेश पैसा जाना कहां है? तो आशीष जी, एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स हैं, जो हमारे जैसे इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, इनको देखिए, किसी एक एंगल से अगर देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के मुकाबले लाइफ थोड़ी मुश्किल है। और एक एंगल से देखेंगे तो थोड़ा रिलेटिवली आसान का भी मैं केस बना सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, या निफ्टी मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है, हमको इसको बीट करना है। देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर सोच सकते हैं कि भाई नीचे से नीचे के लेवल में स्टॉक्स लिए जाएं और ऊपर के ऊपर से लेवल में स्टॉक्स बेचे जाए, फिर कैश क्रिएट किया जाए और फिर से री एंट्री कब लेनी है उसके ऊपर काम किया जाए। हम लोगों के लिए अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ रनिंग ट्रेन। किसी भी पॉइंट पे जब पैसा हम लगाते हैं तो देखिए क्या है कि 2, 5, 10 साल में तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि नॉमिनल जीडीपी 12% कंपाउंड होती है, इंडेक्स भी 12-13% कंपाउंड होता है। तो लंबे अरसे में तो पैसा बनना ही बनना है। लेकिन हम लोग को हर अरसे में अपने इंडेक्स या बेंचमार्क को बीट करने से मतलब है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि एट एनी पॉइंट इन टाइम किस तरीके की स्टॉक पिकिंग करनी है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इंडेक्स को कैसे आउट परफॉर्म किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न केवल उस पर
कि भाई ये लोएस्ट लेवल है या ये हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि लोएस्ट हो या हाईएस्ट तो हमको तो किसी भी लेवल से बेंचमार्क को बीट करना है। तो क्या है कि हमारी नजर हमेशा रिलेटिव परफॉर्मेंस पे होती है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करने से या लोअर लेवल पे खरीदने पे ज्यादा नजर रहती है। बट आपका सवाल मैं समझ गया। तो हम लोग जुलाई में हमने पैसा रेज किया, तो जैसे जैसे पैसा आता गया, फंड की अलॉटमेंट हुई, हमने पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टाइम करना मुश्किल है। दूसरी बात, हमारे निवेशक हमको पैसा देते हैं इक्विटी में लगाने के लिए। अगर हम टाइम करते रह गए और जैसा आपको मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, अगर ऐसा होता है तब तो काफी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से टाइमिंग या कैश कॉल नहीं लिए हैं, कभी लेंगे भी नहीं, और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा ग्रेजुअली डिप्लॉय करते जाएंगे। अच्छा, मुझे याद है हाँ, एक ये समय। मैं जरूर हाँ, ये जरूर मैं इन्वेस्टर्स को, जो मुझे पूछते हैं, जरूर इन्वेस्टर्स को मैं बोलता हूँ, जैसे पहले भी मैंने वीरेंद्र जी के सवाल के जवाब में बताया कि अगले 3-6 महीने ऊंच नीच और वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर मुझे कोई 100 रुपया देता है तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि भाई अगले 5 महीने में आप 20-20 रुपया दीजिए। कोई या फिर ट्रेन या बस भागी नहीं जा रही है। ये बात सही है कि जून जुलाई में जब बात हुई तब मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है, इसलिए जैसा वीरेंद्र जी ने बताया तब मैंने अपने थॉट्स शेयर किए थे। लेकिन अब जब एक रिकवरी आई है तो मैं ऐसा नहीं अज्यूम करूंगा कि भाई ये ऐसे ही चलते चले जाएगा। ऊंच नीच रहेगी पक्का। तो मतलब ऐसा नहीं ना बस छूट गई, हम रिटेल क्या है गिरावट में हिम्मत नहीं करते, वो वापस बाउंस हो गए तो अफसोस कर रहे हैं बैठे हुए। ये ऐसा तो नहीं बस छूट गई, ये वापस मिलेंगे नीचे के स्तर, क्योंकि इस तेजी के पीछे के रीजन समझ में नहीं आया आशीष सर। ये वो इन्फ्लेशन जस का तस है भाई, कहने के लिए 20 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम आ गया, पर है तो 8.5 पे, यूएस का भी 2 पे लाना है। वो स्लो डाउन की खतरा वैसे ही मंडरा रहा है, रेट हाइक्स चलते चले जा रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क नए नए खुलते हैं, उसके बावजूद बाजार अनडिटर्ड नजर आ रहा है। तो ये तेजी को लेकर एक तो क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं हम सबके जहन में, और फिर लग रहा है बस तो नहीं छूट गई। सर एक्चुअली क्या है आशीष जी के 2011 था या 2010-12, मतलब वो जो भी 2-3 साल का रेंज था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी यूएस में क्वांटिटेटिव ईजिंग और ये पहले टाइटनिंग फिर ईजिंग, ये जो साइकिल हुआ था, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा 2010 से 12 के बीच में भी ऐसा कभी भी होता था कि भाई अगर इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग आए तो बाजार उसको सेलिब्रेट करता है क्योंकि इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग है, और अगर इकोनॉमिक डेटा वीक आए तो बाजार फिर भी सेलिब्रेट करता है क्योंकि अब फेड जो है वो डविश रहेगा। तो ये एक जब ट्रांजिशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी और आर्थिक व्यवस्था में, तब इस तरीके का दोगलापन या इस तरीके का कंफ्यूजिंग माहौल जरूर बनता है। अभी भी ऐसा बनेगा। देखिए, जब एक्चुअली अगर आप देखें इन्फ्लेशन वीक आने से आप ये भी तो रीड कर सकते हैं ना कि भाई इकोनॉमी में तेजी इतनी है नहीं अभी, तो इक्विटी के लिए खराब भी हो सकता है। लेकिन बाजार ये सेलिब्रेट करता है कि अच्छा नहीं नहीं, फेड अब शायद 75 के बदले 50 करेगा, फेड थोड़ी डविश कमेंट्री देगा, तो बाजार वैसे भी सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो मूवमेंट है इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करके सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। कोई बस नहीं छूटी जा रही है, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अल्टीमेटली यूएस में जो भी चीजें हो रही है वो आर्थिक व्यवस्था को ठंडा करने के लिए हो रही है, और अल्टीमेटली उनकी आर्थिक व्यवस्था में वीकनेस आएगी, या एक तरीके से मंदी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन स्लो हो जाएगी उनकी आर्थिक व्यवस्था। तो मीडियम टर्म समझिए 12 से 24 महीने में यूएस का मार्केट, यूएस का इंटरेस्ट रेट और यूएस का एक्सचेंज रेट जो है वो यूएस की आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगा। और मीडियम टर्म में 12 से 24 महीने में हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारा एक्सचेंज रेट और हमारा बाजार जो है वो हमारी आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगा, जो कि एक्चुअली एक रिकवरी की बन रही है अभी। तो अगले 2-3 महीने 6 महीने ये जो भी हो रहा है उसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, बट कम से कम अगर 1.5-2 साल का व्यू रख के चलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए हमको। कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, ये जब आपने यूएस की आशीष जी इकोनॉमी में आने वाली कुछ समय के लिए वीकनेस की बात करी, तो ऐसे में मेरे जहन में सबसे पहले जो सेक्टर आया वो था आईटी। और आज की तारीख में जब मैं चार्ट देखता हूँ, प्राइस देखता हूँ, जब पैरेलली अलाइंड हो गया अपने ऑल टाइम हाई के निफ्टी, सडनली निफ्टी बैंक, स्टिल एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल खड़ा है इस साल के शुरुआती नंबर्स से और प्राइसेस से आईटी के आज के प्राइस। अभी भी एक सुरक्षित डिफरेंशियल है, आई थिंक स्टिल 22-23% का डिफरेंशियल है। क्या ऐसे में जो टिप्पणी आपकी यूएस इकोनॉमी को लेके थी, उस मद्देनजर आप आईटी पे फोकस करना चाहेंगे जिस डिफरेंशियल के मद्देनजर मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप उसको अवॉइड करेंगे, या फिर आपको लगता है नहीं स्टैगर्ड वे में वहां पे भी पैसा लगाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली वीरेंद्र जी, जैसे 2021 के एंड तक तो आईटी का बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस था,
तो उसके बाद तो आप देखिए 2022 का जैसे शुरुआत हुई है, तब से आप जैसे बता रहे हैं तो आईटी में वीकनेस रही है। और हम लोगों ने भी जितने हमारे ओवरवेट होते थे, जैसे कि समझो BSE 500 में 13-14% आईटी है, तो हमारे पोर्टफोलियो में 20% तरीके का आईटी या ज्यादा ही होता था। फिर उसके बाद 2021 के एंड से अभी थोड़े समय पहले तक समझिए कि आईटी का रिलेटिव वेट कम करते चले गए। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ऐसा लगता है आमतौर पे कि यूएस इकोनॉमी वीक होगी, तो आईटी सेक्टर के लिए डिमांड या स्पेंडिंग में एक तरीके का दबाव बनेगा। लेकिन पास्ट हिस्ट्री या पास्ट डेटा देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि आईटी जो एक सेक्टर है, आईटी की जो स्पेंडिंग है कंपनीज की, ये एक सस्टेनेबल स्पेंडिंग है। और आईटी ऐसा फील्ड है जहाँ पे लगातार कोई ना कोई इनोवेशन, किसी ना किसी कारण से इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग चलती रहती है। दूसरी बात, जैसे आर्थिक व्यवस्था में अगर यूएस में मंदी आती है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, कोविड देखें, जब भी आर्थिक व्यवस्था में मंदी आई है तब लोगों को डर जरूर रहा है कि आईटी की स्पेंडिंग कटेगी, लेकिन एक्चुअली वाकई में ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आईटी की स्पेंडिंग जो है वो सस्टेन होती है। इनफैक्ट मंदी में लोग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो स्पेंडिंग को बरकरार रखते हैं। और जितनी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, नए एरियाज में जो कंपनीज इनोवेशन का काम कर रही है, उनका अपना अलग ट्रेजेक्टरी है। तो आईटी का हाई वेटेज या ओवरवेट वेटेज अभी भी है पोर्टफोलियो में, आगे भी रहेगा। जरूर 2021 में बहुत आउट परफॉर्मेंस आया, उसके बाद कटौती हुई थी, लेकिन अभी भी ओवरवेट पोजीशन है। ओके आशीष सर, थैंक यू सो मच सुबह वक्त निकालने के लिए और बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए। थैंक यू। मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस शिफ्ट कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और आज उस कड़ी में हमारे साथ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चेयरमैन प्रदीप खेरुका साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नंबर्स पे मैं आगे आता हूं। अच्छा, एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ध्यान रखें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये कि लीडिंग सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर। प्रदीप सर, पहले तो ये बार बार चर्चा में आती है कंपनी जब वो रिन्यूएबल के थ्रस्ट की बात, और बड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिन्यूएबल को थ्रस्ट देने के। उसमें 100 गीगावाट तो शायद ये सोलर की बात छेड़ी गई है। ये जो इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं वो किस हद तक परकुलेट कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, फाइनेंशियल्स में किस हद तक परकुलेट हो रहे हैं, आउटलुक किस हद तक इंप्रूव हो रहा है, चल क्या रहा है? बात यह है कि नंबर 1 देश को रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है। हाँ। अब हम कोयला भी नहीं जला सकते हैं पोल्यूशन की वजह से, और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है, और ऑयल से तो हम बना ही नहीं सकते हैं बिजली। सो बेसिकली क्या है कि ये जो अपना एनर्जी का जो सोर्स है, ये सोलर एनर्जी से बेहतर कुछ भी नहीं है, और साथ में विंड, ये दोनों सोर्स मिलके अपने देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है, और वो सपोर्ट की वजह से उन्होंने क्या किया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट कर दिया। 40% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स। इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। जब अगर इंडिया में सोलर पैनल बनता है तो सोलर ग्लास का ऑब्वियसली उसका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बगैर सोलर ग्लास के सोलर पैनल बनता नहीं है। सो वी आर इंटेग्रल टू द सोलर प्लान। अब ये है कि 1 अप्रैल से होने के बाद में बहुत ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, जो कि सोलर पैनल के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो इसकी वजह से आउटलुक तो बहुत बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। तो किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन है? आप मेरे ख्याल से इकलौते डोमेस्टिक बड़े मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल्स के। ये चाइना, एक तो कितना बड़ा मार्केट शेयर आपके पास, ये चाइना से जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी वो मेरे ख्याल से कुछ $192 से $302 पर टन के आसपास की वो इंपोर्ट ड्यूटी। ये इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद क्या चाइना की कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो गया है? आप लोग कंपीट कर पा रहे हो? नहीं, हम तो compete कर ही रहे हैं, हम तो पूरा माल बेच ही रहे हैं। हाँ। ये ऐसा है कि एक इंपोर्ट ड्यूटी 2017 में लगा था। हाँ। जो कि 17 तारीख को खत्म हो रहा है, और हमने उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसको अप्रूव किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पेंडिंग है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको घोषित करेगी तब वो लागू पड़ेगा। अभी उसकी परिस्थिति ये है। सो खैर वो अपनी जगह है। वैसे डिमांड तो है ही है,
डिमांड तो बहुत रोबस्ट है। डिमांड है, स्ट्रांग है। ये आपके, अगर आप देखें तो ये जो वर्ड्स हैं, इसके बाद मुझे शायद ये प्रश्न पूछना चाहिए प्रदीप जी कि जो आपने एक अपना प्लान रखा था, जो अब कैपेसिटी का, कैपेक्स का, वो था जिसके मुताबिक आप 2022 अक्टूबर तक लगभग 1000 टन पर डे का पीडी का जो टारगेट लेके चल रहे थे सर, वो अचीव हो जाएगा। और फर्दर फॉर नेक्स्ट ईयर्स जो आपके कैपेक्स प्लान है, थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालिएगा। जी, ये डिमांड तो अचीव हो ही जाएगा। ये सप्लाई मतलब 1000 टन का, ये अक्टूबर तक हम इसको कमीशन कर देंगे और बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से फुल प्रोडक्शन पे आ जाना चाहिए। इसके बाद में जो डिमांड को देखते हुए कंपनी ने ये निर्णय लिया था कि हम अगले फर्नेस को 550 टन पर डे नहीं करके हम सीधे 1000 टन 1100 टन का फर्नेस बनाएंगे। तो अगला फर्नेस बनाएंगे तो 1100 टन का बनेगा। ये सारा होने के बाद में करीब 12 गीगावाट 12.5 गीगावाट की कैपेसिटी बोरोसिल सप्लाई कर पाएगी डोमेस्टिक मार्केट को। ओके, अच्छा प्रदीप जी, एक और चीज़ है, आज की तारीख में अगर आप देखें, जब हम ऑटो की बात करते हैं और ईवी की तरफ झुकाव काफ़ी बड़ा है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है एग्जैक्टली आपके लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, और अब तक उसको आप कितना कैप्चर कर पाए हैं, और ये भाग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझाएंगे जरा ये। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो रूरल इंडिया है और छोटे टाउन्स हैं जहाँ पे कि लोग घर में रहते हैं, वहाँ पे कोई भी आदमी अपने घर में सोलर पैनल लगा सकता है और गैरेज में बैटरी को रख सकता है। तो दिन भर में सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर सकती है और वो बैटरी से रात को गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो ये तो सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि आगे चलकर बहुत काफ़ी इस एरिया में ग्रोथ होगा, जो कि अभी शायद उतना अभी ये फोरकास्ट में अकाउंट फॉर ही नहीं किया गया है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है 300 गीगावाट्स बाय 2030, उसके साथ इन चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। प्रदीप सर, आखिरी सवाल, जब सब रोबस्ट, चाइना से वो इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, हमारी कॉम्पिटिटिव एज देने की सरकार की तैयारी, सब पॉजिटिव है, आप इकलौते बड़े प्लेयर हो इस इंडस्ट्री में, तो फिर ये मार्जिन पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन क्यों? अरे न्यूमरो उमनो वाला पोजीशन वाले तो मार्जिन, कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा उसे इजीली पास ऑन कर सकते हैं। 45% वाले 28% पे इस तरह का मैसिव कॉन्ट्रैक्शन प्रदीप सर क्यों? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये, अब तो हम पिछले 2 क्वार्टर के अर्निंग कॉल में कहते, ऑडियो में इशू आ रहा है क्या? कोई नहीं, प्रदीप सर से डिटेल में वैसे चर्चा हो ही गई। ये हो सकता है कच्चे माल की लागत जो बढ़ती है वो दिक्कत आ रही है, पर सैडली वो जाते जाते वो सवाल पे ऑडियो के इश्यूज आ गए। लेकिन ठीक है, स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आज 2-2.5% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ लंबे कंसोलिडेशन में चला गया, बहुत अच्छे अपटिक्स के बाद। लाइए भाई, अब वो नीरज जी आ गए स्टूडियो में, दिखाइए नीरज जी को, दिखाइए वीरू को, और वो सवाल दिखाइए स्क्रीन पे। बढ़ती गर्मी से किस जीव का सेक्स रेशियो गड़बड़ा गया है? गौरव, कुछ आइडिया है क्या? ये आइडिया तो नहीं है, आपसे उत्सुक हो जानने के लिए। ये कि गौरव ने धीरे से बॉल आपके कोर्ट पे वापस दे दी, मुझसे मत पूछो। विकास को आइडिया है, विकास पता है ना आपको? जब मैंने पढ़ा था रिसेंटली, मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि जो समंदरी कछुआ है उसमें जो उसकी क्षमता है वो कम हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि टर्टल यहाँ पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने वो पढ़ा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम यही आंसर है कि नहीं, बट वीरेंद्र जी का वेट कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर। वीरेंद्र जी, आप क्या बोल रहे हैं भाई? नहीं जनाब, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, आज मैं जवाब ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि जब मैं प्रश्न टाइप कर रहा था ना, तो मेरा जो प्रश्न था वो किसी और दिशा में चला जा रहा था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आज कोई आइडिया समझ रहे हैं आप? टर्टल है, और टर्टल एक ऐसा जीव होता है जिसका सेक्स रेशियो टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। तो जो एम्ब्रॉय है वो फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको मैस्कुलिनिटी प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से टर्टल के एक्सटेंशन की खतरा पैदा हो गया। अरे
इंस्टाग्राम में छोटे बच्चे जो वीडियोस देखते हैं उन्हें टोकना नहीं चाहिए। विकास ने भी वो देखा और आंसर सही पकड़ लिया भैया। अभी अच्छा मैं घर पे कोई ना देख रहा हूँ टीवी, नहीं तो मैं टोक भी नहीं पाऊंगा। आंसर सही है। और जब कल पूछा था तो धन 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 सबके सही रिप्लाई आते चले गए। मैंने बल्कि टर्टल, पहले प्रोड्यूसर साहब ने नाम लिखा था कि कौन टर्टल का सेक्स रेशियो को खराब है, मैंने ऐसा मत डाल यार, इसलिए जीव करा, तो सबको आंसर पता था यार। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे पता? जब मैं इसका आंसर डिटेल में समझाता हूं पहले तो। ये पता कैसे आपने ढूंढ कैसे लिया, आप बताना फिर बाद में। ये सही है। आपकी स्क्रीन पे आएंगे फ्लोरिडा सी टर्टल्स। ये फ्लोरिडा सी टर्टल्स की कहानी है। ये इमेज आपकी स्क्रीन पर है। एक रीसेंट स्टडी बताती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते फ्लोरिडा सी टर्टल्स सब फीमेल्स कन्वर्ट हो रही है और इस स्पीसीज के एग्जिस्टेंस पे लेकर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा थ्रेट आ गया है। हो क्या रहा है, क्या होता है, ये समझाता हूं। जो सी टर्टल्स होते हैं वो बीच के सैंड पे जाके अपने एग्स ले करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो सी टर्टल जो एग ले करते हैं वो मेल फीमेल नहीं होते, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो बेसिक आइडिया होता है कि वो सैंड की हीट से वो दरअसल मेल और फीमेल डिसाइड होता है। तो इनके केस में क्या होता है, अगर सैंड की हीट 27 डिग्री से कम है तो मेल हैचलिंग्स हो जाते हैं, और अगर 31 डिग्री से ज्यादा है तो फीमेल्स बन जाती हैं। हाँ, इस बीच में क्या रहता, मैंने भी ढूंढा, तो मेल फीमेल के बीच में किसी भी साइड ट्विस्ट हो सकता है। पिछले 4 सालों से हो क्या रहा है, टेम्परेचर्स लगातार रिकॉर्ड छू रहे हैं और रिसर्चर्स ने जितने भी एग्स हैचलिंग्स देखे, ढूंढे, 99% सब फीमेल, क्योंकि 31 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया है, सब फीमेल होते चले जा रहे हैं। और इसीलिए पिछले 4-5 सालों से 99% जो सी टर्टल्स हैं फीमेल बन रही हैं और इसकी एग्जिस्टेंस पे बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अच्छा, ये सिर्फ ये है फ्लोरिडा सी टर्टल्स की कहानी, लेकिन कहा जा रहा है सिमिलर तरफ कई सारे और जीव बढ़ रहे हैं। ऐसे इश्यूज कई जगह और आ रहे हैं, कुछ लिजर्ड्स वगैरह भी हैं। जो ये है खेल। आपने किसे ढूंढ लिया या आंसर देख लिया किसी का, फिर आपने उस आंसर पे घूम लिया? एक्चुअली मुझे तो ये सवाल भी मैं भूल गया था। अभी शो में आने से 15-20 मिनट पहले मैंने रनडाउन में जाके वो सवाल देखा। फिर मैंने उस सवाल के जरिए 2-3 कीवर्ड डाले, एक सेक्स रेशियो डाला, एक्सटेंशन डाला, फिर हीट डाला, तो हमको ये अंदाजा लगा। फिर उस रिसर्च तक मैं पहुंच गया जहां पे आपने पढ़ी। कई लोग पहुंचे और इनफैक्ट सही जवाब दे दिया विकास सालुंके। विकास सालुंके साहब को आज एक गिफ्ट दिया जाएगा। यस, क्या गिफ्ट है? पता नहीं, जब मिलेंगे 5 स्टार खिला देंगे इनको। वीरो, कल का सवाल छोड़े जाए क्या? हाँ जैम। अब आइए आज कल के सवाल पे आते हैं। और कल का सवाल है ये आपकी स्क्रीन पे, व्हाइट स्वान। अगर आप देखें, इस नाम से किस एयरक्राफ्ट को जाना जाता है और आजकल ये सुर्खियों में क्यों है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, बात करें तो ये सुर्खियों में क्यों है और इस नाम से किस एयरक्राफ्ट को जाना जाता है? ये है मेरा आशीष आज का सवाल। व्हाइट स्वान को, किस एयरक्राफ्ट को व्हाइट स्वान कहते हैं? किस एयरक्राफ्ट को व्हाइट स्वान कहते हैं और क्यों आज की डेट में फिर लाइमलाइट में आ गया? हाँ, चलो इसका जवाब लोग कल देंगे। लेकिन एक सवाल है, वीरू एविएशन एक्सपोर्ट हो गया क्या? ये सारे ये जैसे विकास इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वीरू यूट्यूब पे एयर एक्सीडेंट क्रैशेस देखते हैं, पूरा टाइम बैठे बैठे यही देखते रहते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, पढ़ने का एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, ये पहले डिस्कवरी की सीरीज थी। अब तो आती रहती है मेरे ख्याल से, अब तो खैर यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज थी, बहुत अच्छी सीरीज थी। भारत के सारे एक्सीडेंट्स वीडियो बहुत देखते हैं और दुनिया भर के। इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है। ब्लैक स्वान भाई, इस पे वो प्लेट आ जाएगी फिर से स्क्रीन पे, इस पर कल चर्चा होगी। व्हाइट स्वान कंफ्यूज कर रहा था शायद आप लोग को सर्च के लिए, लेकिन व्हाइट स्वान है कल इस पे बात। ये अच्छा है। कल जो सवाल आप दे रहे हैं वो इंडिया एट 75 से जुड़ा होना चाहिए। डन। चलो, इंडिया एट 75 से, इंडिया एट 75, तो हमें फिर ट्यूसडे को उसका रिप्लाई देंगे। एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है भाई। चलिए, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। नीरज जी, ओवर टू यू। और मार्केट शानदार तेजी और बढ़िया बेहतरीन तेजी जिसको कहते हैं वो है इस समय, और हम लोग सुबह चर्चा कर भी रहे थे। तो देखते हैं आज क्या माहौल शाम तक रहता है। और अब आपके सवालों के जवाब तमाम इसके लिए चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां।